हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से और क्लास 11th की ज्योग्राफी चल रही है। इसके पहले क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर के दो पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, पार्ट 2 को नहीं देखा है, तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, तभी इसी पार्ट को देखेंगे तो और ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए स्टार्ट करने से पहले जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा है उसको एक जो है उसके मुख्य बिंदुओं को प्रकाश डाल करके फिर आगे विषय पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि संरचना तथा भू आकृति विज्ञान चैप्टर का नाम है, जिसके अंतर्गत हमने प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और पर्वत जो है मालाएं पढ़े हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हमने जो है 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम पढ़ रहे हैं भू आकृति के अंतर्गत जो 6 भू आकृतिक हैं भारत के, जिसमें उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है, उत्तर भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह। ये हमें 6 जो हैं क्रम से पढ़ना है, जिसमें हम अभी जो पढ़ रहे हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला है उसके अंतर्गत भी 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं। 5 भाग में पहला है कश्मीर हिमालय, जिसको उत्तर पश्चिम हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद से हिमाचल हिमालय, दार्जिलिंग तथा सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हमने कश्मीर हिमालय को कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है हम शेष भाग को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के अंतर्गत जो 5 पार्ट हैं, मतलब सीधे सीधे से कहा जाए तो हिमालय को क्या है 5 भागों में बांट दिया गया। तो जिसमें से हमने कश्मीर हिमालय यानी उत्तर पश्चिमी हिमालय कवर किया है, और ये उसके बाद का हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय को कवर कर रहे हैं। तो कह रहा है फ्रेंड्स, हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में कहाँ से, तो रावी नदी और पूर्व में काली, यानी जो काली क्या है तो घाघरा की सहायक नदी है, यानी पश्चिम में, यानी पश्चिम की तरफ। जैसे आपका ये जैसे हम बना रहे हैं एक समझने के लिए आप लोगों के, जैसे ये अपना ये हिमालय का जो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो सिरा है, जैसे इसको हमने पढ़ लिया कश्मीर हिमालय, तो ये जो पार्ट है यानी पश्चिम हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये इधर का क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये पश्चिम का हिमालय जो है, जो कह रहा है कि रावी नदी और पूर्व में काली नदी, काली क्या है तो घाघरा की सहायक नदी है, के बीच स्थित है। यह भारत को 2 मुख्य नदी तंत्रों, कौन कौन सी, सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। मतलब सिंधु और गंगा नदी जो है अपवाहित होती हैं। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं, तो रावी है, ब्यास है, सतलज है जो सिंधु की सहायक नदी है, और यमुना और घाघरा है। घाघरा क्या है तो गंगा की सहायक नदी। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग जो है लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। अब देखिए एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल गया, लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार। मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि ठंडे मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका एक आंसर क्या होगा, लद्दाख में। लद्दाख क्या है तो कोल्ड डेजर्ट है। क्लियर हो गया। और यह कहाँ पाया जाता है तो हिमाचल हिमालय में। ठीक है, आइए और ये कहाँ पे है तो लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। ये एक मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो ये समुद्र का देखिए सतह है, ठीक है, और सबसे जो नॉर्थ में है तो एक क्या दिखा रहा है, कुनलुन ढाल है, उसके बाद से तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के बाद से क्या है, कैलाश श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, और बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये हिमालय के 3 भाग बांटे गए, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ये दिखा रहा है। फिर उसके बाद से शिवालिक के बाद से क्या है तो सिंधु गंगा का मैदान हो जाता है। ठीक हो गया। आइए, हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं अभी आपने पढ़ा क्या क्या, तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय जिसे हिमाचल हिमालय में, धौलाधार उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं तो नागतीभा कहा जाता है।
अब लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधार कहते हैं और उत्तराखंड में क्या इसको कहते हैं, नागतीभा कहा जाता है। ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लेगा कि हिमाचल धौलाधार जो है श्रेणी कहाँ पे है, तो आपको बताना है कहाँ, तो हिमाचल में है। और नागतीभा कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक हो गया। उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। मतलब जब भारत जो है ब्रिटिश के जो है अधीन था, तो उस समय लघु हिमालय में जो 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं, ये उनके मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे। क्यों रहे, तो देखिए इसी पर्वत में क्या क्या है, धर्मशाला है, मसूरी है, कसौली है, अल्मोड़ा है, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में है, जो आज क्या हैं, टूरिस्ट के लिए मुख्य आकर्षक केंद्र हैं। अब देखिए शिवालिक जो है, तो कह रहा है शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय में यहाँ क्या था, तो इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था। किसी समय में क्या था, इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था, जो बाद में अस्थायी रूप से कहाँ चला गया, तो देहरादून में। पहले कहाँ था, तो शिवाली में। ठीक है, चलिए इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो कह रहा है कि शिवालिक और दून। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून जैसे चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरी के दून तथा कोटा दून शामिल है। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, 22 से 25 किलोमीटर। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। अब देखिए पूछता कि भोटिया प्रजाति कहाँ रहती हैं, तो बृहद हिमालय में। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। देहरादून की लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गया, बृहद हिमालय में कौन सी जनजाति रहती है उसके बारे में पता चल गया, कौन सी, तो भूटिया। और ये क्या है, तो खानाबदोश लोग हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, यानी बुग्याल क्या है, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है। ये परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड्स, पीजीटी की परीक्षा में आया हुआ है। बुग्याल क्या है, तो ये एक प्रकार की घास है जो कहाँ स्थित होती है, तो ये जो है ऊंचे स्थानों पर उगती है, जिसका नाम क्या है, बुग्याल। और भोटिया जनजाति कहाँ रहती है, तो बृहद हिमालय में। बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको किसी एग्ज़ाम के जो ये पूरा चैप्टर है संरचनात्मक भू आकृति विज्ञान, इस चैप्टर से कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे इससे क्वेश्चन न छूटता हो। उठता ही उठता है, एक आध क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो बुग्याल अभी हमने पढ़ा। देखिए शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में है। अब प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो हिमाचल में है। ठीक है, हिमाचल में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको उत्तराखंड भी बोल रहे हैं। उत्तराखंड हिमाचल जो है, उत्तराखंड हिमाचल के बाद उत्तराखंड है। तो प्रसिद्ध फूलों घाटी कहाँ है, तो यहीं पे है, पर्वत क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री यमुनोत्री, अब देखिए गंगोत्री जो हमारी तीर्थ स्थली है 4 धामों में, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं। प्रयाग का मतलब नदियों का जो संगम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रयाग कहते हैं। जैसे अपना इलाहाबाद जो है क्या है, प्रयागराज है। तो यहाँ 3 नदियों का संगम है, कौन कौन सा, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो उसी तरह से क्या है, 5 जो है प्रसिद्ध प्रयाग हैं, नदी संगम है, जिनका विवरण इस पुस्तक के अध्याय 3 में आगे के हम चैप्टर में पढ़ेंगे। कह रहा है कुछ अन्य प्रयागों के नाम बता सकते हैं, तो आप बता दीजिए। जो प्रयागराज है, इलाहाबाद। तो ये फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा हिमाचल हिमालय। अब देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में क्या है, तो भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कंचनजंगा जैसी चोटी जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। तो आपका कंचनजंगा एक ऑब्जेक्टिव मिला। कंचनजंगा जो है और तीस्ता नदी किस हिमालय में है, तो ये आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ठीक हो गया। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति, अब देखिए भोटिया आपने पढ़ा बृहद हिमालय में,
और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में लेप्चा जनजाति, और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल हैं। अब जो दक्षिण भाग है, जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? तो मिश्रित जातियाँ। मिश्रित में क्या क्या है? नेपाली हैं, बंगाली हैं और मध्य भारत की जनजातियाँ। लेकिन ऊपरी भाग में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो लेप्चा पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे क्या है? मध्यम ढाल है, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी है, संपूर्ण वर्ष का वर्षा होना और मध्य शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ क्या किए? चाय के बागान लगाए। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र क्या है? भिन्न है, क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागान के लिए किया गया है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। अरुणाचल हिमालय देखिए, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर के पूर्व में कहाँ तक? डिफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी का सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियाँ में क्या क्या आता है? तो कांगतू, नमचा बरवा शामिल है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेजी से बहती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है और कह रहा है कोमेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। देखिए, जो अरुणाचल हिमालय है उसकी प्रमुख नदियाँ देखिए कौन कौन सी हैं? कामेग है, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। याद कर लीजिए, रट लीजिए। ये 12मासी नदियाँ हैं और बहुत जलप्रपात इन्हीं नदियों पर क्या है? जलप्रपात बने हुए हैं बहुत से। ये जो है मानचित्र के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए तिब्बत है, ये सांगपू, इसी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसी को जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं दिहंग नदी, ठीक है, ये लोहित नदी, और ये नामचा बरुआ जो है पर्वत है। और इधर आप देख सकते हैं सिक्किम जो है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ठीक हो गया। बाकी ये नदियों का आप देख सकते हैं, गंडक है, कोसी नदी आ रही है, ये तीस्ता नदी है भूटान से सटे। आइए नीचे देखते हैं। इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता क्या है? काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। क्या विशेषता है अरुणाचल हिमालय की? तो बहुत सी जनजातियाँ यहाँ क्या करती हैं? निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व, यानी अभी आपने पढ़ा कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उसके बाद से ये आपका आ गया दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, और उसके बाद से अरुणाचल हिमालय। तो कह रहा है पश्चिम से पूर्व, जैसे पश्चिम में क्या है? कश्मीर हिमालय है, उसके बाद से जो है हिमाचल हिमालय है, उसके बाद से दार्जिलिंग हिमालय है, उसके बाद से आपका ये अरुणाचल है। तो ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो इसी क्रम में किस तरह की जनजातियाँ बसी हैं? तो मोनपा है, ओबर है, मिसमी है, निसी है और नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ क्या हैं? तो झूम खेती करती हैं। मैंने झूम कृषि के बारे में पिछले अध्यायों में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। देखिए प्रकाश डाल देते हैं यहाँ पर भी। झूम कृषि का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र पे जो जंगल उगे रहते हैं उसको ये जनजातियाँ क्या करती हैं? काट देती हैं, और काट करके जला करके जो राख हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है, उत्पादन बढ़ती है, और उस क्षेत्र पे कृषि करते हैं। और कृषि करने के बाद से जब उसकी मिट्टी की उत्पादकता खत्म हो जाती है तो उस क्षेत्र को छोड़ करके फिर दूसरे क्षेत्र में जा करके जंगलों को काट करके फिर कृषि करते हैं। तो इस तरह की एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो स्थानांतरित हो गए, और झूम कृषि इसी को कहते हैं। क्लियर हो गया? आइए देखिए इसको क्या क्या कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि स्लैश और बर्न कृषि। बर्न मतलब जब जलाते हैं, जला करके पेड़ पौधों जो जंगल जला करके बनाते हैं, तो ये 4 नामों से जाना जाता है। झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्लैश कृषि और बर्न कृषि, इसी को कहते हैं। कभी कभी पूछ ले कि झूम कृषि के प्रकार बताइए, तो ये आप बता सकते हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। ये मिजो की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, मिजोरम में जो हैं। अब पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत पर प्रकाश डालते हैं।
हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा क्या है, तो उत्तर से दक्षिण है। अब यहाँ पहले भी हम पढ़ रहे थे किस तरह से, तो पश्चिम से पूरब पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे किस तरह से है, तो उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में इसको क्या कहते हैं, तो पटकोई बूम कहते हैं। ठीक है, उत्तर में पटकोई बूम, नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी, और दक्षिण में इसको क्या कहते हैं, तो मिजो लुसाई पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ जैसे जो झूम स्थानांतरित खेती करती हैं। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। बराक नदी कहाँ की, तो मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी कौन सी है, तो बराक नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे क्या कहते हैं, लोकताक झील। बड़ा पूछा है परीक्षा में फ्रेंड्स, लोकताक झील कहाँ पाई जाती है, आपका आंसर क्या होगा, मणिपुर में। ये रट लीजिए एकदम, लोकताक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर में। बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा हुआ है, आप उठा कर देख सकते हैं कंपटीशन वाली कोई भी आप पेपर को। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। ये लोकताक झील क्या है, तो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम जिसे क्या कहते हैं, मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ कहाँ हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदवी नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। म्यांमार में कौन सी नदी बहती है, तो इरावदी नदी। ये लोकताक झील का एक दृश्य देख सकते हैं कि चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ सुंदर ये है, बीच में जो है लोकताक झील है, जो कहाँ है, मणिपुर में है। उत्तर भारत का मैदान, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तर भारत का कह रहा है कि उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 3200 किलोमीटर, और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, देखिए, जैसे ये भारत का मैप अगर बनाएं ऐसे, ये अगर ऐसे बन रहा है, देखिए, तो ये जो क्षेत्र है, ये इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये वाला जो एरिया है ये गंगा का मैदान है। अब इसको 3 पार्ट में 1 2 3 उत्तर से दक्षिण बांटा गया है, जिसको ऊपर वाले क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं, नीचे वाले उसको तराई कहते हैं, और फिर जो है जलोढ़ मैदान कहते हैं। ठीक हो गया। अब जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांट गया, कौन सा, तो खादर और बांगर। अब खादर और बादर के बारे में हम नीचे पढ़ते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब देखिए, भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है। भाबर क्या है, तो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की पतली पट्टी है, जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली है। इसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल और गुलास जमा कर देती हैं, और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई कितना है, तो 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकट कर प्रकट होती हैं, और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती हैं, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों का घर है। देखिए, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे नदियाँ जैसे पहाड़ से निकलती हैं, तो जैसे नीचे थोड़ा सा क्षेत्र में आती हैं, तो आप देखे होंगे कि छोटे छोटे पत्थर कंकड़ों के बीच में नदियाँ क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। जैसे ये कंकड़ है, इसमें लुप्त हो जाती हैं। तो ये जिसमें लुप्त हो जाती हैं, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, जो ये लुप्त होती हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जो ये कंकड़ पत्थर छोटे छोटे हो गए, इसको लुप्त हो गए, इसी में नदियाँ जो लुप्त हैं उसको कहते हैं, इसी को हम भाबर कहते हैं। ठीक है। और इसमें से जब नदियाँ निकल करके बाहर आती हैं तो दिखाई देने लगती हैं, उनकी जल की मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है। और जब वो आती हैं जिस क्षेत्र में, तो यहाँ बहुत सारे जो है वनस्पतियाँ और जीव जंतु उन वनस्पतियों में रहते हैं, पेड़ पौधे जंगल उग जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग तराई कहते हैं। ठीक हो गया।
अब जो तराई का क्षेत्र है वो कितना है, 10 से 20 किलोमीटर है, और भाबर का क्षेत्र कितना है, तो 8 से 10 किलोमीटर है। अब तराई से दक्षिण में मैदान जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू, रोधिका, बिसर्प, गोखुर झीलें, गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। अब जो तराई क्षेत्र होते हैं उसमें किस तरह की आकृतियाँ मिलती हैं, तो बालू, रोधिका मिलती हैं, बिसर्प मिलते हैं, गोखुर झील मिलते हैं, गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। आइए पहले समझते हैं बांगर और खादर किसे कहते हैं। देखिए, जब नदी, आप देखे होंगे कि नदी में क्या होता है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी जो है क्षेत्रों में फैल जाता है। तो जिन क्षेत्रों में, पुराने क्षेत्रों में बाढ़ का पानी के फैलने से जो मिट्टी का जमाव हुआ उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है। और फिर जो है नदी मान लीजिए अपना रास्ता बदल ली, यहाँ आ गई, और यहाँ से फिर जो उसने अपने जो है बाढ़ का क्षेत्र जो है जिन क्षेत्रों पर कवर किया, जिन क्षेत्रों में बाढ़ के पानी से जो है मिट्टी का जो है जमाव हो गया, उनको हम क्या कहते हैं, तो उन्हीं को हम खादर कहते हैं। कहने का मतलब कि बाढ़ का पानी जहाँ पर पुराना मिट्टी को जमा किया हुआ, यानी जो पुरानी मिट्टी है उसको हम कहते हैं बांगर, और जो नई, मतलब जो नए बाढ़ के मैदान है, यानी बाढ़ से जो मिट्टी जमा हुई उसको क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं खादर। क्लियर हो गया। आइए अब इसमें जो जब चलती है नदी तो ये आकृतियाँ बनाती, किसके से, बालू रोधिकाएँ बनाती हैं, गोखुर झील, बिसर्प, रोधिका सब बनाती। इन सबों के बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, बृहद से पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ इस स्थलाकृतियों के बारे में जानिए। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी, द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपने रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बनाती हैं। ये उत्तर का मैदान में देख सकते हैं आप, धान की रोपाई हो रही है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जैसे सुंदरबन का डेल्टा, सामान्य तौर पर यह क्या है, एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, तो 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। अब देखिए, हरियाणा और दिल्ली क्या है, तो सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों का क्या है, जल विभाजक है। मतलब कुछ नदियां जो है सिंधु में जाती हैं और कुछ नदियां किस में आती हैं, तो गंगा में आती हैं। तो ये हरियाणा और दिल्ली क्या करता है, इनके तंत्रों का जल विभाजन का काम करता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर पूर्व से किधर बढ़ती है, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में बहती है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप, धुबरी कहाँ है, तो असम में, यह नदी दक्षिण की ओर 90 अंश मुड़ जाती है। यह मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती हैं। यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो क्या है, तो ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शेष जो है पार्ट जो है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कम से कम लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।